अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज सुप्रीम कोर्ट में जो सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हैं, जो पीटीआई के कारकुनों के जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए हैं, उसकी केस की अहम समाअत आज भी हुई। बहुत ही अहम समाअत थी। आज इमरान खान साहब के वकील जो उज़ैर भंडारा साहब हैं, उन्होंने दलाइल दिए। गो कि उन्होंने कल कोर्ट को यकीन दहानी कराई थी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 मिनट चाहिए होंगे अपने दलाइल कंक्लूड करने में, लेकिन उन्होंने आज तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लिए अपने दलाइल कंक्लूड करने में। जो उनका जो ट्रायल का एक फोकस था, आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी कोर्ट में जिक्र आया और उसकी वजाहत भी ली गई। वो उज़ैर भंडारा साहब ने आज कोर्ट में कहा कि ये तो कल DGISPR ने बता दिया है कि उन जो 102 लोग हैं जो पीटीआई के कारकुन जो ज़ेर हिरासत है, उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल शुरू हो चुका है, जबकि अटॉर्नी जनरल गुज़िश्ता रोज़ कह रहे थे कि वो ट्रायल अभी नहीं शुरू हुआ। अभी तहकीकात के मौके पर तो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने अटॉर्नी जनरल की तरफ देख के इशारा किया कि ज़रा रोस्ट्रम पर आएँ, बताएं ये क्या कह रहे हैं। तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब फ़ौरन रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने आके कहा कि मैं अपने कल दिए गए बयान पर कायम हूँ और मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया तो मैंने जो मुतलका अहकाम हैं जैक ब्रांच के, उनसे रब्ता किया और उनसे पूछा कि क्या इन 102 में से किसी का ट्रायल हो रहा है। तो मुझे बताया गया कि ऐसा कोई ट्रायल नहीं हो रहा, अभी तक उनसे सिर्फ तफ्तीश हो रही है और ये तमाम का तमाम मामला तफ्तीश के मरहले पर है। और अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि मैं इसके लिए वजारत दिफा के नुमाइंदे को भी लाया हूँ, वो मेरे बयान की तस्दीक कर सकते हैं। तो उस पर चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने कहा कि मुझे आपकी बात पर एतमाद है, कोर्ट आप पर एतमाद रखती है, हम आपकी बात को मानते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ हुई वो जो भंडारा साहब थे, जो इमरान खान साहब के वकील, उन्होंने आज अपने आर्गूमेंट्स में उन्होंने कहा, उनका जो फोकस था वो ये था कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल है वो नहीं हो सकते जब तक कि आईनी तरमीम ना हो, क्योंकि ये प्रोटेक्शन ऑफ डिफेंस ऑफ पाकिस्तान का मामला होता है, उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि ये आईनी तरमीम जब की गई थी और फौजी अदालतें बनाई गई थी 2015-2017 में, उनको एक्सटेंशन दी गई, तो तब किया ये क्या था कि डिफेंस ऑफ पाकिस्तान की जगह जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के जो इल्ज़ामात हैं वो हिस्सा बनाए गए थे कि ऐसे इल्ज़ामात के मुल्ज़मान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है और कानून शहादत फिर उन पर अप्लाई होता था, जबकि यहाँ पर अभी ऐसा नहीं है। और ना ही उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा ना ही इन्होंने कोई ऐसे जराइम किए हैं जिस पर वो जो जस्टिस जाजुल हसन थे, उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट की जो 2D2 है वो ये कहती है, यानी कि 2D2 वो क्या कह रहे थे, जो एक शिक है, वो ये कहती है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो लागू हो सकता है। तो अगर वो लागू होगा तो उसमें कोई अगर आएगा तो उसका तो ट्रायल हो जाएगा। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो 2D2 है वो भी सिर्फ फ़ौजी हुकाम के लिए है, वो सिविलियन के लिए नहीं है। और उसमें भी जो जराइम दर्ज हैं उसमें यह है कि हथियारों की तरसील से मुतल्लिक कोई नुकसान पहुंचाया जाए, कोई फ़ौज की दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुंचाया जाए, कोई फ़ौज के दिफाई राज चोरी किए जाएं, कोई फ़ौज के पासवर्ड, कोई जिसे कहते हैं कोई नक्शे या कुछ इस किस्म की, या कोई खुफिया मालूमात वो किसी को दी जाए, तो फिर उस सूरत में ये ट्रायल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी जुर्म इन्होंने नहीं किया। और उन्होंने कोट किया, उन्होंने कहा कि देखिए, मियाँ वाली में अगर एक एयरफोर्स का जहाज़ नस्ब था एक यादगार के तौर पर, उसको अगर किसी ने चला दिया तो उससे पाकिस्तान का दिफा कैसे ख़तरे में पड़ गया। इस पर चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने एक अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि अगर ये बात जहन में रखिए भंडारा साहब, कि अगर कोई भी ऐसा काम करे जिससे जो फोर्सेस हैं उनका किसी भी एहलकार का मोराल डाउन हो, तो इससे भी दुश्मन फ़ायदा उठाता है। और अगर किसी चीज़ से दुश्मन को फ़ायदा पहुंच रहा है तो वो फिर आर्मी एक्ट के उसमें उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि ऑर्बिट में आ सकता है। ये तमाम आज दलाइल हुए, जबकि एंड में अटॉर्नी जनरल से भी सवालात हुए और अटॉर्नी जनरल ने एक तो 102 लोगों के नामों की फहरिस्त कोर्ट को दी, दूसरा उन्होंने कोर्ट को बताया कि ये जितने 102 कैदी इस वक्त फ़ौज के पास हैं उन सब का घर फ़ोन करवा कर रब्ता करवाया गया है और उनके वालदैन या उनकी स्पाउस यानी कि बेगमात से बात करवाई गई है। और अब उसके बाद अब उन्होंने
फ़ौज के मुतलका हुकाम से फैमिली मेम्बर्स ने रब्ता किया और हफ्तावार एक मुलाकात करवाई जाएगी। खाना नहीं दिया जा सकता क्योंकि खाने में ये खदशा है कि अगर किसी को कुछ हो गया तो वो फ़ौजी हुकाम पर आ जाएगी, लेकिन फ्रूट दिया जा सकता है। इसके अलावा जो हसन अयूब बार बार कह रहे थे कि बात तो आप इमरान रियाज़ की कर रहे हैं ना, तो नाम लीजिए इमरान रियाज़ का। तो वो जो नाम ज़ेरे लब्बे बाम रह जाता था वो आज फिर बिलाखिर मौजूद चीफ जस्टिस अल्ताफ़ बंदयाल साहब की ज़ुबान पर आ गया और उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब इमरान रियाज़ कोशिश कीजिए कि ईद घर पर करें, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारे पास नहीं है, मैंने चेक किया है। तो उन्होंने फिर मिसाल दी, उन्होंने कहा कि कराची से एक इंजीनियर अपनी 2 बच्चियों के साथ एक घरेलू झगड़े की वजह से लापता हुआ था। वो 6 साल से नहीं मिल रहा था। उनकी अहलिया डॉक्टर थी। मुकदमा बिलाखिर हम तक पहुंचा तो हमने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप वज़ारत दिफा से रब्ता करके कहें कि इनको ट्रेस करके दें, और फिर 6 साल बाद वो बलूचिस्तान से उनको ट्रेस किया गया। और इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि पुलिस के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास है। आप बराए मेहरबानी इमरान रियाज़ को, जिसे कहते हैं, बरामद कीजिए, ट्रेस कीजिए। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम पूरी मुआवनत करेंगे इमरान रियाज़ को ट्रेस करने में। तो हसन अयूब साहब, बिलाखिर आज नाम तो आ गया। आप इतने दिन से करते नाम नहीं ले रहे चीफ जस्टिस, बात तो उसी की कर रहे हैं, तो आज नाम आ गया। शुक्र है जी, अच्छी बात है, नाम लेना चाहिए था। मैं तो यही दरख्वास्त कर रहा था कि जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें, नाम लें। आपको उन्होंने बताया कि एक लेटर भी उनके पास आया जिसमें उनको एक्यूज़ किया गया कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप बैठे हुए हैं। लेकिन आज उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से कि उसको किस तरीके से प्रोड्यूस कराया जाए। उन्होंने कहा मेरे मोबाइल पर एक खत आया है, मैं नाम नहीं लूँगा किसने भेजा, लेकिन जो भी बात है इमरान रियाज़ की फैमिली होगी ना, और कौन होगा। लेकिन अभी मेन इशू ये है कि जो तवक्कुआत थी क्या कहते हैं पटिशनर से, आज उनकी बहुत सी तवक्कुआत के ऊपर पानी फिर गया ना। बड़े जो है वो अफसरदा थे। हामिद खान साहब कहते हैं कि जी हमेशा अदालत जो है ना लास्ट मिनट के ऊपर जो है ना वो अपना जो है वो साइड बदला जाती है। तो कहते हैं अभी इस पर बात नहीं करूँगा मैं, ये केस ख़त्म होगा तो फिर मैं इस पर ज़रूर बात करूँगा। तो इस तरह खासे डिसअपॉइंट थे अभी लतीफ़ खोसा साहब भी और बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब भी। जब अब मीडिया से टॉक करने के लिए आ रहे थे, जो चेहरे उनके थे उस पर जो साफ लग रहा था कि वो शर्मिंदे से हुए हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव जो अचीव करना चाह रहे थे शायद ईद से पहले वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सका। मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं ऑब्जेक्टिव, ताकि आप उसकी फिर मज़ीद एलेबरेट कर दीजिएगा। वो ये था कि ये बार बार आज कोर्ट में जब समाअत कंक्लूड हो रही थी तो जो पटिशनर तमाम थे वो रोस्ट्रम पर आ गए और वो चीफ जस्टिस को कह रहे थे कि आप हुक्म इम्तनाई दे दें कि फ़ौजी अदालतों में जो ये 102 एक्यूज़ हैं इनका ट्रायल नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब मैंने कहा है कि तहकीकात हो रही हैं, अभी ट्रायल नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि आप अटॉर्नी जनरल को कहें कि वो कहें ट्रायल नहीं हो रहा। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इनसे अभी इनको क्लाइंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो कैसे मैं इनसे इन राइटिंग कमिटमेंट ले लूँ, और ये इनको ऑकवर्ड पोजीशन में डालना है। तो बात यह है कि आज चीफ जस्टिस ने भी, हालांकि ठीक है अटॉर्नी जनरल कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, चीफ जस्टिस तो ऑर्डर दे सकते थे कि अब ईद की छुट्टियों के बाद, क्योंकि ये केस ईद की छुट्टियों के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मौखर हुआ है, तो इन 14 दिनों में तहकीकात मुकम्मल होकर किसी वक्त भी ट्रायल हो सकता है। लेकिन चीफ जस्टिस ने भी नहीं हुक्म इम्तना दिया बावजूद इसके कोशिश के। तो ये वो हसन अयूब कह रहे हैं कि वो जो हदफ था कि कम से कम हुक्म इम्तना मिल जाए कि ट्रायल नहीं होगा, वो भी आज नहीं हासिल कर सके। मुझे भी कल मैंने आपकी व्लॉग में बोला था कि मुझे लग रहा है कि आज जब कंक्लूड हो रही होगी, मैंने कहा आज केस कंक्लूड तो नहीं होगा, लेकिन आज जब समाअत एंड होगी तो उस पर मुझे लग रहा था कि स्टे ऑर्डर दे देगी सुप्रीम कोर्ट का, ये बेंच दे देगा। लेकिन मेरे ख्याल से कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने काफ़ी जो है एक वाज़े पैगाम दे दिया था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है या फ़ौज जो है वो अपने लोगों को भी माफ़ नहीं कर रही। 9 मई जो है वो 9/11 है और दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट। और उन्होंने उसमें वाज़े कर दिया कि जब तक इन लोगों को जो है काफ़िर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा और एक एग्जांपल सेट नहीं की जाएगी कि आइंदा को ऐसा करने की जुर्रत ना करे, तो वही उनका पर्पज़ है। और उसके लिए उन्होंने अपने एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर्स को जो है वो कुर्बान कर दिया। तो बात यह है कि इस वक्त GHQ जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाए हुए है। जो भी 9 मई में मुलव्वस है उसके लिए कोई रहम नहीं है, चाहे वो उसका फ़ौजी बैकग्राउंड है, चाहे वो सिविलियन है, और चाहे कितनी बड़ी उसकी सिफारिश हो। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ऐसे लोग जो कि शुबे में जिनको गिरफ़्तार किया गया और उनके ऊपर वो चीज़ इस्टेब्लिश नहीं हो रही, तो दे आर फ्री विदाउट एनी सिफारिश। देखिए, इसमें जियो फेंसिंग खाली नहीं है। जियो फेंसिंग के बाद एक इन्वेस्टिगेशन होती है, उस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस भी शामिल होती है, उस इन्वेस्टिगेशन में MIB है, उस इन्वेस्टिगेशन में ISI भी है, और जो IB है वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं होगी, लेकिन उनका भी जो है वो सपोर्ट हासिल होती है।
तो ये वो इन्वेस्टिगेशन के बाद वो उसके साथ जो है ना वो प्रॉपर उस बंदे को जिस जगह लेकर आते हैं कस्टडियल जगह में, ही इज़ फ्री देयर या शी इज़ फ्री देयर, वहाँ पर शी कैन वॉक अराउंड, मूव अराउंड, और मूव अराउंड करने के बाद फिर उनसे जो है वो एक आदमी जो है उसके साथ ज़रा अच्छा बन जाता है, कुछ गुस्से वाली बातें करते हैं, वो कर करा के गुड कॉप बैड कॉप वाले तरीके से ना उसके अंदर से मोबाइल का फोरेंसिक करते हैं, हर चीज़ देखते हैं, तो उससे अंदर की बात निकाल लेते हैं कि इस ये था, कितनी देर के लिए वहाँ पर था, जो भी जो स्पॉट जिसके ऊपर उसको चार्ज है, यानी अगर वो पेशावर में उसने हमला किया है या किसी ने मियांवाली में हमला किया है या किसी ने लाहौर में हमला किया है, तो उसके साथ वो प्रॉपर तरीके से एक जो इन्वेस्टिगेशन होती है। जब वो 100% उनको एश्योरेंस हो जाती है कि ये बंदा जो है इन्वॉल्व नहीं है, ये वैसे घूमता फिरता वहाँ चला गया है, तो उसको ये फ्री कर देते हैं। वो अटॉर्नी जनरल ने कल कहा भी था कि अभी तो वो तहकीकात के मतलब पर इस 102 में से हो सकता है बहुत से छोड़ भी दिए जाएँ बाद में, अगर उन पर तहकीकात के दौरान साबित नहीं होगा। ये छूटने वाले नहीं है। वैसे अटॉर्नी जनरल साहब जो है ना वैसे बात कर रहे हैं माजरत के साथ, ये लोग छूटने वाले नहीं हैं। जिनके हवाले से नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिल चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन में भी पता लग चुका है कि ये लोग शामिल हैं, अब उनमें वो 102 लोग हैं, उनमें किसका क्या रोल था, इसके हद तक बाद में कोई पॉलिसी आए और उसमें कोई नरमी आ जाए तो मैं कुछ कर नहीं सकता। इस वक्त तक वो छुटने वाले नहीं हैं। यानी आप कहेंगे ये 15-20 दिन में, ये शायद आप समझ रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो 102 की लिस्ट जो है वो 60 पर रह जाएगी या कोई 2 बंदे भी बाहर निकल जाएंगे, तो आई डाउट इट। ठीक है, उनमें से एक बंदा भी बाहर नहीं निकलेगा। अब दूसरा मामला क्या हुआ, अगर वो बात कर लें तो, जो आज आप भी बीच में है ना ज़रा। हाँ, नहीं मैं वो एक चीज़ जो और पूछ रहा था, लाइक आज उन्होंने आपने कहा कि ये 102 लोग जो हैं इनके बारे में काफ़ी शवाहिद थे, तो ये 102, लेकिन जो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी भी कल भी उठाते रहे, आज भी सवाल उठाते रहे, उन्होंने कहा कि जब ATC से लेके गए इनको, तो वहाँ पर जो दरख्वास्त दी गई उसमें तो कोई उनके बारे में नहीं ऐसा दिया गया, और ना ही इन लोगों को जब गिरफ्तार किया गया था तो इनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के उसमें FIR में इंदराज नहीं था, तो फिर कैसे आप इनको लेके जा सकते हैं? जवाब दे दिया था ना अटॉर्नी जनरल ने उसका। वो कह रहा था ना कि जो इन बिटवीन जो 10 से 15 दिन में जो है हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें चीज़ें कुछ शवाहिद सामने आए हैं, उसके ऊपर किया ना, तो वो तमाम चीज़ें जो कंसाइज स्टेटमेंट जमा कराएंगे अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, वो किस लिए टाइम किया, क्यों इस जो हेयरिंग को एजेंड किया गया है, वो ना सिर्फ जो पटिशनर्स हैं उनका रिप्लाई करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे उनको, बल्कि इसके साथ साथ एविडेंस देंगे, जो नई FIRs हैं, जो कि FIR जो पुरानी FIRs हैं जो कभी इस टाइम रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है, उनको रिकॉर्ड के ऊपर लेकर आएंगे, और फिर इन्वेस्टिगेशन में जिसका जो ताल्लुक बना है, जो रोल था, वो बताएंगे। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ आपको, आज तो मामला मिन्नत तरले पर आ गया था। हाँ, मामला तो मिन्नत तरले पर चीफ जस्टिस वो कुछ इसके बड़े मामला मिन्नत तरले पर आ गया था, और ये मिन्नत तरला जो है ये देखे ना, पहले आपका रवैया, आप इधर थे, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हैं, बेंच भी छोटा होता जाता है, तो पहले साथ ही जो है ना एक जो है इसी रवैये से पहले दिन इसका आगाज़ क्यों नहीं करते, मुझे समझ नहीं आती ये बात। शुरू इस ऐसे रवैये से क्यों नहीं होता, फिर आप एंड में करते हैं। फिर देखिए, अभी भी बात ये है कि ना गवर्नमेंट साइड ट्रस्ट कर रही है चीफ जस्टिस पर, ना चीफ जस्टिस या लाइक माइंड जजेस ट्रस्ट करेंगे इस टाइम गवर्नमेंट के ऊपर। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, ये सिर्फ अपना एक छोटा सा काम निकलवाने के लिए मीठे हो जाते हैं, इस तरह वो भी टाइम लेने के लिए मीठे हो जाते हैं। वो भी दिन गुजार रहे हैं, ये भी दिन गुजार रहे हैं। अब जो बेसिकली जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली चीज़ होता है ना कि वो डंग टपाऊ प्रोग्राम, ये वो शुरू है, चाहे वो गवर्नमेंट साइड है और चाहे वो चीफ जस्टिस मरता बंदियाल है, क्योंकि हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो रही है अगस्त में और चीफ जस्टिस साहब जा रहे हैं सितंबर में, तो अब दोनों के पास टाइम ही कितने रह गए हैं, और ये एक दूसरे को जो ना वो कभी लेफ़्ट कभी राइट, कभी लेफ़्ट कभी राइट हो रहे हैं, और दरमियान के रास्ते से बीच में बाद में निकल जाते हैं। जैसे उन्होंने यही है, हाँ, जैसे आज भी 2 हफ्ते के लिए एडजेंट कर दिया उन्होंने वो मिलिट्री कोर्ट का। हाँ, लेकिन अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है, हेस्ट में डिसीजन नहीं दे रहे या हेस्ट में इस केस को नहीं चलना चाहिए। देखिए, आपकी 2020 की भी जो अपीलें यहाँ पर पेंडिंग है ना, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से ही है, वो भी जस्टिस काजी फैसल ने इसका लिखा, सिमिलर नेचर है, सिमिलर नेचर है। उन केसेस को आपने टेकअप नहीं किया, इन केसेस को आपने फिक्स कर लिया। अब 2023 की जो केस दाखिल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में और एक 2020 में दाखिल हुआ है, तो पहले हक किसका बनता था? 2020 वाले का, जिस पे आप अभी तक स्टे दे के बैठे हुए हैं उसके ऊपर। तो 2020 वाले का पहले हक बनता है, तो फिर 2023 वाले को शुरू ही तब हो जब 2020 वाले को डिसाइड कर चुके हो आप। तो बल्कि अगर 2020 वाला डिसाइड किया था तो आज शायद ये केस आता ही ना इधर, जी बिल्कुल, फोर्ड ट्रायल ही ना कर पाती। हाँ, तो ये चीज़ें हैं ना, ये अपनी, मैं वही बात कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि अपनी अदाओं पर गौर करें, खुदा का मतलब कुछ खौफ करें। कितना टाइम आपके पास रह गया है? अच्छा, अब टाइम कितना रह गया है? मैं बार बार क्यों याद दिलाता हूँ कि आपके पास टाइम नहीं रहा, कि देखिए बात ये है कि जो अब आपने जो है ना वो अकाउंट्स खोले हुए हैं उनको क्लोज़ करें, उन अकाउंट को क्लोज़ करके जाएँ। जैसे वो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, उन्होंने इतने 100 मोडो ले लिए थे कि एंड में उनको भी समझ नहीं आ रही थी मैं क्या कर रहा था।
फ्राइडे, सैटरडे, संडे और रात 7-7 बजे तक, 8-8 बजे तक केसेस चलते थे, लेकिन क्या वो कंक्लूड कर पाए? फिर उनके केसेस को ना टेकअप किया जनाब खोसा साहब ने, ना किया उसके बाद जो गुलजार साहब ने, कुछ 2-4 केसेस उनके लगा दिए हैं बंदियाल साहब ने, और अब आइंदा जसकाजी भाई साहब भी उन केसेस को क्या करेंगे? उन्होंने भी नहीं देखना। तो वो फाइल कोई केसेस हो गए, कोई केसेस बीच में चले गए, कोई रद्दी की टोकरी बन गए, और बात ये है कि फिर आपने जो है इंसाफ फराम करना है, इंसाफ फराम करना है, ये आप इंसाफ फराम कर रहे हैं। अच्छा हसन, एक चीज़ जो कल DGSPR ने बड़ी सिग्निफिकेंट कही, उन्होंने कहा इस 9 मई के 3-4 मनसूबा साज हैं, और उन्होंने कहा वो 3-4 मुल्क में और 10-12 मुल्क से बाहर हैं जी, ठीक है। तो मनसूबा साज उन्होंने कहा जी कि एक अरसे से लोगों का जहन साजी की जा रही थी, ठीक है, और पिछले कई माह से, 1 साल से ये मामला चल रहा था। सारी बात है कि फ़ौज के ऊपर आप ये कर दें वो कर दें, जी तकरीर तो इमरान खान साहब भी कर रहे थे, तो मनसूबा साज भी वो फिर इसका मतलब उन्हीं को कह रहे थे, वही है। तो क्या आने वाले दिनों में इमरान खान साहब का फौजी अदालतों में ट्रायल होना है? होगा, लाजमी होगा। देखें क्यों ना हो, क्यों ना हो। ये 9 मई जो उन्होंने कराया ये बाय डिज़ाइन है यार, इसकी पहले प्लानिंग की गई है, प्लानिंग करने के बाद फिर आपने जो है इसकी एग्जीक्यूशन हुई है। बताया गया था, वो फैसल हसन चौहान जो बोल रहा है, बंदा तो वैसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो जो बातें कई दफ़ा वो उछल उछल के बातें कर रहा है, वो कह रहा है कि जनाब ये हमें खुद बताया है, मतलब वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर, जो मतलब जूम मीटिंग के ऊपर वो बता रहे हैं। तो ये जब जूम मीटिंग के ऊपर इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस दी हैं, और बाद में जो लोग उनसे डिसएग्री करते थे उनको बुरा भला कहा जाता था। यार आप ये देखें ना कि जब आपने ज़मान पाक के अंदर पेट्रोल बम चले, ठीक है, उस टाइम भी जो लाहौर के पंजाब की क़यादत थी वो आ गई थी इमरान खान के पास, वो कहती थी भाई ये क्या कर रहे हो, ठीक है, लोगों को निकालें। लेकिन जो KP वाले थे जो लेकर आए हुए थे, उन्होंने कहा ये नहीं जाएंगे। देखे ना, एक याद है उन दिनों में तो वो PTI वाले वो ट्वीट्स भी कर रहे थे कि अगर हेलीकॉप्टर भेजा तो हेलीकॉप्टर का इलाज भी हमारे पास है, ट्रेंड मुजाहिदीन बैठे हुए हैं, आ गए हैं। तो वो खुद कन्फेशन भी उनका है, और ये बेसिकली प्रॉपर प्लानिंग थी, और प्लानिंग के तहत देखे ना आपने ऑल ऑफ सडन जो है वो 3-4 घंटों में सिर्फ और सिर्फ जो है वो फ़ौज पर हमले हुए हैं। हर जगह जो है ना गैरिजन्स के ऊपर गए हैं, आप जहाँ पर भी गए हैं, यानी आपने GHQ से लेकर जिना हाउस से लेकर जो है वो मियाँ वाली और PF की बेस, और हर जगह जब आप गए हैं तो आपने जनाब टारगेट जो है वो मिलिट्री फोर्सेस को ही किया है। देखिए आप जो है वहाँ से निकल सकते थे ना, CM हाउस की तरफ जा सकते थे, आप किसी और जगह की गवर्नर हाउस की तरफ जा सकते थे, उस तरफ रुख नहीं किया गया। रुख कहाँ किया गया? कोर कमांडर के घर का रुख किया गया। रुख कहाँ किया गया जी? बाकी जहाँ पर GHQ को रुख किया गया। तो क्यों इन जगहों का रुख क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया? हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया? जजेस कॉलोनी का रुख क्यों नहीं किया? बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया हसन, हसन के वक्त देने का शुक्रिया। आपने सुना कि अब जो एक चीज़ जो बड़ी सिग्निफिकेंट थी वो है कि अटॉर्नी जनरल ने एंड में चीफ जस्टिस को कहा कि मैं आपको ये जो फहरिस्त है इन नामों की, ये पब्लिक करनी है या नहीं करनी, इस पर चैम्बर में आकर आपको ब्रीफ करूँगा। तो भी अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब के चैम्बर में भी जाएंगे और वहाँ पर जाके मज़ीद डिस्कशन होगी और कोई मामला तय पाएंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।